नमस्कार, मैं रोहित सिंह सावल और आप बदायूं से देख रहे हैं भारत की बात का स्पेशल एडिशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच जमकर पलटवार हुआ। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि 400 पार के नारे के साथ अब पीओके की बात क्यों होने लगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह ने कट्टे से बात शुरू की और वो बात आगे बढ़ते हुए तोप और मिसाइल तक आ गई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अमेठी और रायबरेली की पहेली, आखिरकार ये पहेली कब तक पहेली बनी रहेगी। तो आइए सबसे पहले देखिए अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस कब तक। आखिरी वक्त में आखिरी कार्ड, ये कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली को लेकर चला गया वो दांव है जिसे तय करने में उसके धुरंधर रणनीतिकारों की नहीं बल्कि नेहरू गांधी परिवार की सीधी भूमिका रही। वरना कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की तरफ से तो पहले ही अनुरोध किया जा चुका था कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका मैदान में उतरे। अमेठी में तो बीजेपी की स्मृति ईरानी पहले ही पर्चा भर चुकी हैं। सस्पेंस रायबरेली सीट को लेकर था। रायबरेली में उम्मीदवार तय करने वाले फैसले की कांग्रेसी पटकथा के हर चैप्टर पर बीजेपी की पैनी निगाहें जमी थी, लेकिन आखिरकार उसके इंतजार की इंतहा हो गई। कांग्रेस की फैसले वाली फिल्म के क्लाइमेक्स तक पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने रायबरेली के अपने पुराने चेहरे पर फिर दांव लगाया है। ये चेहरा है 2019 चुनाव में सोनिया गांधी को टक्कर देने वाले बीजेपी प्रत्याशी रहे दिनेश प्रताप सिंह का। रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है दिनेश सिंह भली भांति जानता है। भाजपा का कमल खिलना तय है। प्रियंका गांधी की मां जो 4 बार रायबरेली से सांसद थी, उनसे भी मैं चुनाव लड़ चुका हूं, तो मेरे लिए प्रियंका गांधी राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्य दिनेश प्रताप सिंह 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी से 1,67,000 वोट के अंतर से हार गए थे, लेकिन 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी के वोट में रायबरेली में बड़ा उछाल आया था। 2019 चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये कुल वोट का 38.36% था, जो 2014 के मुकाबले 17.31% ज्यादा था। इस बार बीजेपी को वोट में फिर से ऐसे ही उछाल की उम्मीद है। रायबरेली की जनता बड़ी बेसब्री से प्रियंका गांधी को खोज रही, बस मिल भी जाएं तो उनसे सवाल जरूर करेगी कि 2014 में भी गारंटर प्रियंका गांधी ही थी। 2014 से 2019 तक दिखाई नहीं पड़ी, फिर 2019 में गारंटर बन के फिर प्रियंका गांधी आई, गारंटी लिया उन्होंने अपनी मां की, और 2024 तक प्रियंका गांधी नहीं दिखाई पड़ी। मेरे सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं हो सकता है। अब सबकी निगाहें 3 मई यानी शुक्रवार पर टिकी हैं, जब नामांकन के आखिरी पलों में चुनावी राजनीति का रोमांच बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि नॉमिनेशन का अध्याय खत्म होने के बाद यहां प्रचार का तूफान भी शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं वोट जिहाद वाले बयान की। फर्रुखाबाद की रैली से निकला वोट जिहाद का यह बयान इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियों से इस बयान का जिक्र किया और इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नेता मारिया खान की जुबान फिसल गई थी। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है।
भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। वोट जिहाद वाले चुनावी सूत्र का आविष्कार भले ही इंडिया गठबंधन के नेता ने किया हो, लेकिन अब ये बीजेपी का ऐसा हथियार बन चुका है जिसे पार्टी के सबसे दिग्गज नेता चुनावी मंच से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? प्रधानमंत्री ने गुजरात के आनंद की रैली में जिस वोट जिहाद का जिक्र किया वो खोज थी कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया खान की। फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य के समर्थन में हुई रैली में मारिया ने क्या कहा था, खुद सुन लीजिए। यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बीजेपी इंडिया गठबंधन पर दोहरा वार कर रही है, वोट जिहाद के साथ साथ सनातन पर भी घेर रही है। अखिलेश यादव जी की जो क्षमता है, जो हैसियत है ही नहीं कि जिहाद वर्ड आने के ऊपर कुछ कर दें। जिहाद के बाद तो एक ही लाइन होगी, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। तो जो कह दिया गया उसके साथ है, मगर देश की जनता भली बात समझती है। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है। कांग्रेस समझ गई है कि बीजेपी को जवाब देने पर हिट विकेट का खतरा है। शायद इसी वजह से वो खामोशी से उन्हीं मुद्दों की तरफ बढ़ गई जिन्हें राहुल गांधी पिछले 5 साल से उठा रहे। नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। अब आपको खुश करने का टाइम आ गया। महालक्ष्मी स्कीम हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है, और जैसे ही हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इरिटेशन हो रहा है, चिढ़ मच रही है, क्योंकि उनके अरबपतियों मित्रों को यह पैसा नहीं मिलने वाला है। जुबान से निकली बात कुछ देर के लिए नेपथ्य में भले ही चली जाए, मिटती कभी नहीं है, बार बार लौट कर आती है। चुनावी मौसम में तो सबसे ज्यादा। चुनावी राजनीति का यही सत्य है जो इस बार भी चरितार्थ हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज बदायूं और बरेली में थे, जहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। गृह मंत्री ने अपने भाषण में कट्टे से बात शुरू की और ये बात बढ़ते बढ़ते मिसाइल तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पलटवार करने में चुप नहीं रहे। भारत माता की वंदे, जय श्री राम। मैदान बरेली का था। बरेली में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा में देसी कट्टे से लेकर तोप और मिसाइल तक की चर्चा ने माहौल गरमा दिया। इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ। निशाने पर अखिलेश यादव थे और अमित शाह समाजवादी पार्टी के राज का पन्ना पलटते हुए जुबानी हमला बोलने में जुटे थे। सपा के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनाने के कारखाने थे। आज कट्टों की जगह उत्तर प्रदेश में तोप और मिसाइल्स बनाने का कारखाना लगा, जो पाकिस्तान पर गोले बरसाने का काम करेगा। गृह मंत्री ने बीजेपी के शासन में माफिया पर नकेल का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसके राज में यूपी में चोरी और लूट कुटीर उद्योग का रूप ले चुका था। यहां पर वाहन चोरने का कुटीर उद्योग चलता था, उसकी जगह
भाजपा के शासन में वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लग रही है। बरेली से लेकर बदायूं तक अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया तो अखिलेश यादव की तरफ से भी पलटवार में देर नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मोदी सरकार के 10 साल के शासन को किसान विरोधी करार दे डाला। ये बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने 10 साल में उद्योगपतियों का साथ दिया कि किसानों का साथ दिया। अगर उन्होंने किसानों का साथ दिया होता तो 1 लाख किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। जब कर्ज माफी की बात आई तो इन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका कर्ज माफ किया। अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच यूपी के चुनावी गणित पर भी तीखी जुबानी जंग हुई। पूरे यूपी को गुंडों से मुक्त कराने का ये चुनाव। बताओ, एक लोकसभा में अगर 2,25,000 वोट कम हो रहा हो केवल नौजवानों की वजह से, तो बताओ ये बचेंगे कैसे? इसीलिए आपने देखा होगा पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। बरेली और बदायूं में 7 मई को वोटिंग होनी है, इसलिए यहां का प्रचार अभियान आक्रामक हो चुका है। श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली में तपिश भी बढ़ती जा रही है सियासत की। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज से एक नया कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के पास जा रहे हैं और केजरीवाल के पोस्टर को एक बोर्ड पर चिपकाकर उस पर दस्तखत करवा रहे हैं, जिस पर लिखा है कि मैं केजरीवाल का समर्थन करता हूं। आम आदमी पार्टी की इस नई कैंपेन में दिल्ली की सियासत में नया बवाल शुरू कर दिया है। सफेद बोर्ड पर काले अक्षरों में केजरीवाल के समर्थन में अपने दस्तखत उकेरने की यह अपील आम आदमी पार्टी की उस रणनीति से जुड़ी है जिसके जरिए वो दिल्ली की पिच पर बीजेपी को 0 पर बोल्ड करना चाहती है। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जेल में बंद है। शराब घोटाले से जुड़े संगीन आरोप हैं। ऐसे में जनता के बीच आम आदमी पार्टी के साख को बचाए रखना आप कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि वोटिंग से पहले जनता से लिखित भरोसा हासिल किया जा रहा। दिल्ली के लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया है, दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को षड्यंत्र करके जेल में डाला गया है, तो दिल्ली के लोग आज उसका जवाब लेंगे और दिल्ली के लोग जेल का जवाब वोट देने के तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव दर चुनाव नुक्कड़ से लेकर सड़कों और मैदानों तक कई प्रयोग किए हैं, लेकिन ये नया प्रयोग है। भरोसा इस बात का भी है कि आम जनता में फ्री बिजली और पानी वाली सुविधा का असर होगा। ये आम आदमी पार्टी देखिए सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, आई सपोर्ट केजरीवाल के नाम से। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं कथित शराब घोटाले में और जांच चल रही है, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार अलग अलग लोगों के बीच जा रही है ताकि एक सिंपैथी गेन की जा सके। अरविंद को केजरीवाल जेल गए हैं, कह रहे हैं कि कैंपेन चलाएंगे, गलत हुआ। जी बिल्कुल, आप जैसे कि जानते हैं दिल्ली वालों को कितनी सुविधा दी है अरविंद केजरीवाल जी ने। महिलाओं को बस फ्री दी है, अब आगे महिलाओं के लिए 1,000 रुपये देने के लिए जा रहे हैं। विकास का दूसरा नाम, दिल्ली के विकास का दूसरा नाम केजरीवाल है और विकास को ही जेल में बंद कर दिया। उधर बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस इमोशनल कार्ड पर पैनी निगाहें बनाए हुए है। दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन कर रही पार्टी आपसे ये पूछ रही है कि क्या केजरीवाल देश की खातिर आंदोलन में जेल गए हैं। पश्चिमी दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने केजरीवाल पर तीखा तंज किया। देशभक्ति के लिए जेल थोड़ी ना गए हैं, जो उन्होंने किया है उसके सबूत मिले उसके लिए जेल गए हैं। केजरीवाल के नाम पर सहानुभूति हासिल करने के आम आदमी पार्टी के दांव के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर हैं
और आपके कार्ड का जवाब दे रहे हैं। पूरा भारत देश देख रहा है 400 पार की होगा, अब की बार फिर मोदी सरकार। यानी एक तरफ है आपका सिग्नेचर कैंपेन तो दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल, और इसने दिल्ली का चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। बिहार के हाजीपुर में आज चिराग पासवान का नॉमिनेशन था। हाजीपुर से रामविलास पासवान 8 बार सांसद रह चुके हैं और इसी सीट से पिछली बार चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार टिकट को लेकर चाचा भतीजे में अनबन हो गई और बाद में हालांकि टिकट एनडी की तरफ से अगर बात की जाए तो चिराग पासवान को मिला। आज नॉमिनेशन था। अपने कई समर्थकों के साथ चिराग पासवान नॉमिनेशन करने भी पहुंचे। उससे पहले समर्थकों से उन्होंने बातचीत की, उनको संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इमोशनल होकर यह बात कही कि आज वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो उन्होंने चाचा पशुपति पारस को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया बल्कि फोन काट दिया। हाजीपुर में चिराग पासवान के नॉमिनेशन के दौरान समर्थकों का सैलाब नजर आया। चिराग के लिए इस बार हाजीपुर से अपने लिए रास्ता साफ करना आसान नहीं था, लेकिन जिस सीट से पिता रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे, वहां से जब पर्चा भरने पहुंचे तो पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। परंपरागत सीट रामविलास पासवान की, और आज इस भीड़ में क्या खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे चिराग? सीधी तस्वीरें देखिए, सामने आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी। रामविलास पासवान आज नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में हाजीपुर सीट, चूंकि 2019 में इनके चाचा पशुपति पारस ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और इसी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए लंबी बगावत करनी पड़ी चिराग पासवान को, और आज नामांकन के लिए पहुंचे हैं। नामांकन के लिए यहाँ पहुँचने से पहले चिराग ने पूजा की। पूजा के बाद मां का आशीर्वाद लिया, फिर नॉमिनेशन के लिए निकले। चिराग के लिए नामांकन के वक्त मां भी साथ मौजूद थी। चिराग पासवान ने हाजीपुर के चुनावी जंग में उतरने के साथ ही इस बात पर गहरा मलाल जाहिर किया कि चाचा पशुपति कुमार पारस को फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया और कॉल काट दी। आज चाचा नहीं है साथ, होते तो मुझे अच्छा लगता, उनका भी आज आशीर्वाद मुझे मिलता तो मुझे अच्छा लगता। मैंने कोशिश की थी उनको फ़ोन करने की, फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने काट दिया, पर अगर आते तो अच्छा लगता। पापा ही आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ताकत भी दे रहे हैं। आज रामविलास जी नहीं है बेटे, बस उन्हीं की कमी बहुत महसूस हुई। चिराग पासवान के खिलाफ आरजेडी ने शिवचंद्र राम को मैदान में उतारा है। चिराग पासवान हाजीपुर से पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में उनके लिए ये मुकाबला बड़ी परीक्षा की तरह है। पिछले कुछ चुनावों की तरह इस चुनाव में भी एक बार पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, चौधरी फवाद हुसैन। वो आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे इंडिया गठबंधन पर कई सवाल खड़े किए हैं और जो पाकिस्तान में तारीफ हो रही है उस तारीफ के जरिए, यानी उस तारीफ की वजह से पाकिस्तान की एंट्री इस चुनाव में हो गई। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। नरेंद्र मोदी जी जब बिल्कुल हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का नाम लिया है। अरे अब पाकिस्तान के कब्जे में एक कश्मीर का हिस्सा है, वहां भी तिरंगा फहराना है कि नहीं फहराना है? जितना पाकिस्तानी नाम नहीं लेते अपने देश का, उससे ज्यादा भाजपा ही लेते हैं। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। तो चाहे वो राहुल गांधी हो कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकता है। जिन्ना के मुल्क में राहुल गांधी की तारीफ हुई, उन्हें सत्ता सौंपने की वकालत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने मौका लपक लिया।
पहले आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया, फिर एक ही बयान में कांग्रेस को भी आपको समेट पता चला होगा, यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर इस हमले की वजह है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन। फौज की दुलत्ती खाकर अपने मुल्क में सियासत से तौबा कर चुके हैं, लेकिन भारत में हो रहे चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। राहुल गांधी की खूब तारीफ कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोके। फवाद चौधरी ने भारत के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करवाई तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास के पन्ने पलट दिए। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड कच्चातीव द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी सोच वाले जो लोग हो, मैं तो सोच करके कभी कभी कांप जाता हूं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास चला गया होता। सवाल टालते राहुल गांधी के डिफेंस में पूरा इंडिया गठबंधन सामने आ गया। नरेंद्र मोदी जी जब बिल्कुल हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे। आई गए आज हमारे प्रधानमंत्री। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो देश की शान और स्वाभिमान के खिलाफ बोल जाए। प्रधानमंत्री जी, आपने उस दिन भारतवासियों का सर झुका दिया जब बिन बुलाए आप नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे। उस दिन आपकी पार्टनरशिप समझ में आई थी। 2 चरणों के चुनाव के बाद वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, वो जान गए हैं और इसलिए कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। जितना पाकिस्तानी नाम नहीं लेते अपने देश का, उससे ज्यादा भाजपा ही लेते हैं। भारत के चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा कोई पहली बार नहीं उठा है। बंटवारा, दहशतगर्दी और पीओके जैसे मसलों को लेकर इसकी शुरुआत कभी सत्ता पक्ष ने की तो कभी विपक्ष ने। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी 2019 में हुई थी जब मौजूदा वक्त में इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के लिए दुआ मांगी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।